कि नक्षत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले भी बात हो रही थी कि नक्षत्र, नक्षत्र के लॉर्ड और नक्षत्र के देवता। हाँ, नक्षत्र के देवता ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अब बात हो रही थी, सक्सेना जी पूछ रहे थे कुछ, तो नक्षत्र के देवता भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। जो हम पहला नक्षत्र ले रहे हैं नेचुरल जोडियाक का, यानी अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र, इसका जो नाम कैसे दिया गया? अश्वनी का मतलब होता है अश्व से संबंधित या घोड़े से संबंधित, यानी फीमेल। जैसे अश्वनी कहा गया, अश्वनी का मतलब हो गया, जो मीनिंग हुआ अश्वी हुआ। अश्वी का मतलब घोड़े की पत्नी या घोड़ी, इस तरह से आप कह सकते हैं, अश्वनी है। तो ये नाम वहां से आया, यानी घोड़े की पत्नी। यानी या इस तरह से भी कह सकते हैं कि घोड़े पे बैठी हुई महिला, क्योंकि फीमेल को डिनोट कर रहा है, इसलिए घोड़े पे बैठी हुई महिला कह सकते हैं, या अश्वी कह सकते हैं, या ऐसी स्त्री जिसका मुख जो है अश्व की तरह हो, यानी घोड़े की तरह मुख हो, इस तरह की, यानी इसलिए इसको अश्वनी संज्ञा दी गई। यानी यहाँ पे बात हुई नारी के मुख, मतलब घोड़े, ऐसी नारी जिसका मुख जो है घोड़े की तरह का हो। और इस यानी जो अश्वनी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है, यानी घोड़े का सिर, घोड़े का सिर इसका प्रतीक चिन्ह है, स्टार्टिंग पॉइंट। नेचुरल जोडियाक का पहला नक्षत्र है, तो यानी देखा जाए तो घोड़े का, मेष राशि किसको डिनोट करती है? सिर को डिनोट करती है। तो अश्वनी नक्षत्र क्या आ गया? यहाँ पे सिर की बात आ गई। तो यहाँ पे बात आ गई, अश्वनी का मतलब हो गया अश्वी, घोड़ा, और यहाँ पे यानी हो गया कि मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट घोड़े का सिर। यहाँ घोड़े का सिर, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़े का सिर। तो ये नक्षत्र जो है किसी भी चीज के स्टार्टिंग को इंडिकेट करता है, हाँ, प्रारंभ को दर्शाता है। मतलब और मेष राशि क्या है? पहली राशि है जोडियाक की। अब जैसे ये जो अश्वनी नक्षत्र है, जैसे मेष राशि के ही समरूप है। मेष राशि जो सिर को इंडिकेट करती है, और यहाँ भी जो घोड़ा है घोड़े के सिर से संबंधित या घोड़े के मुख से संबंधित है, यानी उसको ही कोरिलेशन किया गया है। पहला नक्षत्र या पहला पार्ट ह्यूमन बॉडी का हो गया सिर। ये मेष राशि को करता है, मेष राशि में है ना ये? हाँ, मेष राशि में है। तो क्या कहेंगे, नक्षत्र लॉर्ड होता है, लॉर्ड का नक्षत्र मेष राशि। सुन लीजिए, पहले हम बता रहे हैं सारी चीजें, ठीक है? हम नक्षत्र लॉर्ड भी होता है, नक्षत्र लॉर्ड आप बताया था पहले कि अश्वनी, मघा, मूल का केतु होता है, ठीक है? तो अब ये मेष राशि क्या होती है? हेड को या सिर को गवर्न करती है। और सिर किसको, ब्रेन किसको गवर्न करता है? जो मानसिक आपके संवेग होते हैं, हाँ, मानसिक संवेगों को गवर्न करता है। यानी मानसिक संवेग का मतलब कोई आपके दिमाग में विचार आया, यानी अश्वनी नक्षत्र की क्या क्वालिटी हो गई? विचार आया। जब विचार आएगा तो आप एक्शन लेंगे। तो अश्वनी नक्षत्र के लोगों में क्या होता है? इनिशिएट करने की, स्टार्टिंग करने की। जैसे घोड़ा होता है, जैसे घोड़ा खड़ा होगा, वो किसी भी मतलब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए तैयार रहता है कि हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिले, हम आगे बढ़ने के लिए बढ़ें। तो यहाँ पे भी यही चीज है, जो मेष राशि के अश्वनी नक्षत्र के जो लोग होते हैं उनमें इनिशिएटिव करने की क्षमता होती है, हाँ, नेतृत्व करने की क्षमता होती है। और जैसे घोड़ा होता है, शांत से नहीं बैठता, मतलब वो तैयार रहता है, वो देख रहता है कि बस हम तैयार हैं। तो मेष राशि में भी जिनका अश्वनी नक्षत्र होता है वो काफी अशांत प्रकृति के होते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए तुरंत तैयार रह जाते हैं, और बहुत ही जल्दी एक्साइटमेंट होता है, ये कार्य का इनिशिएटिव लेना है, इसको कर डालना है, विचार आया इसको जल्दी से जल्दी कर डालना है। तो यानी हमेशा ही ये टेंशन वाली स्थिति में रहते हैं जो अश्वनी नक्षत्र के लोग हैं। अब अश्वनी नक्षत्र का एक को बताया कि आपको कि
घोड़े, प्रतीक चिन्ह इसका घोड़े के सिर से संबंधित है। और दूसरा इसका जो चिन्ह है कि कोई रथ है जो दो घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। एक रथ है, दो घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, उस पे दो युवा सवार हैं। एक रथ है जिसपे दो घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, उस पे दो युवा सवार हैं। हाँ, और ये जो दो युवा सवार हैं रथ पे, जो दो युवा सवार हैं, ये अश्वनी कुमार का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी ये अश्वनी कुमार है, यानी अश्वनी कुमार का प्रतीक है। ये अश्वनी कुमार क्या है? इस नक्षत्र के देवता हो गए अश्वनी कुमार। हाँ, इस नक्षत्र के देवता क्या हो गए? अश्वनी कुमार। इस नक्षत्र का स्वामी हो गया केतु, नक्षत्र के देवता हो गए अश्वनी कुमार। कहीं जो रथ है जो दो घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है, उस पर दो युवा जो बैठे हुए हैं, वो अश्वनी कुमार का को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इनके देवता क्या है? अश्वनी कुमार। तो यहाँ भी जो रथ है वो भी गति का ही प्रतीक हो गया, गति का, यात्रा का या मूवमेंट का प्रतीक हो गया। अब यानी अश्वनी नक्षत्र हो गया यात्रा करने से संबंधित, यानी एक स्थान से मूवमेंट से संबंधित, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की बात कर रहा है। अब ये जो अश्वनी कुमार हैं, अश्वनी कुमार क्या है? ये सूर्य के पुत्र हैं, यानी सूर्य के पुत्र हैं अश्वनी कुमार। हाँ, ये अश्वनी कुमार जो सूर्य पुत्र अश्वनी कुमार है, ये अश्वनी नक्षत्र के देवता है। अब ये जो अश्वनी कुमार है, अश्वनी कुमार को वैद्य की क्षमता, यानी एक ये वैद्य कहे जा सकते हैं, रोगों को दूर करने की क्षमता है, रोगों को दूर करने की क्षमता, यानी मेडिकल साइंस का इनको ज्ञान रहता है, दवाइयों के बारे में इनको काफी ज्ञान रहता है, और इनकी टेंडेंसी होती है सत्य बोलने वाले होते हैं। और जिसको दवाइयों का ज्ञान होगा, जैसे मेडिकल फील्ड में वो डॉक्टर होता है तो दूसरों की हेल्प करता है, सहायता करता है डॉक्टर। तो यहाँ पे इनकी टेंडेंसी जो होती है कि दवाइयों के बारे में, यानी वैद्य शास्त्र का या दवाइयों के बारे में इनको नॉलेज होती है, और दूसरों की हेल्प करने की इनकी क्षमता होती है। दूसरों को हेल्प करना, दूसरों की सहायता करना अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी नॉलेज के माध्यम से, ये हमेशा तैयार रहते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए या दूसरों के पीड़ा को दूर करने के लिए। अब ये मेष राशि में है, तो ये जो अश्वनी कुमार है ये काफी करेजियस होते हैं, यानी वीर होते हैं, साहस होते हैं, और दूसरों को, रोगों को दूर करने की क्षमता होती है। और दूसरे के रोगों को दूर करने के लिए अगर इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी पड़ता है, कुछ पेन भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है। अब अश्वनी कुमार की क्या टेंडेंसी है कि किसी भी मतलब बीमारी को दूर करने, यानी वैद्य शास्त्र की क्या आता है, मेडिकल फील्ड की इनको नॉलेज है, दूसरों के हेल्प करने की इनकी टेंडेंसी ये जो देवता है। और इसके अलावा किसी भी तरह का विघ्न हो लाइफ में, विघ्न हो, बाधा हो, क्लेश हो, किसी तरह का लीगल मैटर हो, मुकदमेबाजी हो, और किसी भी तरह का संघर्ष हो, और क्या कहते हैं मैरिटल लाइफ में भी, मतलब यानी दाम्पत्य जीवन में भी किसी तरह का संघर्ष हो, तो उस तरह के भी तनाव को मिटाने में भी अश्वनी कुमार जो है सक्षम रहते हैं, इनका रोल रहता है। तो अश्वनी कुमार जो है, यानी इस नक्षत्र के जो देवता हैं, वो दाम्पत्य सुख, यानी जो मैरिटल लाइफ का सुख है, उसको भी बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। यानी आपके शरीर में अगर कोई रोग है तो उसके रोगों को भी मतलब दवाओं के द्वारा दूर करना, कोई शरीर कमजोर हो गया है उसको निरोग करना, किसी भी तरह की बाधा है, परेशानी है, शारीरिक बाधा है, वो दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैरिटल लाइफ में भी ये जो है हेल्पफुल रहते हैं। अब और किसी भी तरह का क्या कहते हैं, कोई गायनिक प्रॉब्लम हो या कोई भी यौन विकार हो, उनको भी दूर करने की मतलब इनमें क्षमता होती है दाम्पत्य सुख को बढ़ाने के लिए, या ये कहा जा सकता है संतान सुख प्राप्ति में भी ये हेल्प करते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, जो दूसरों की हेल्प करने की टेंडेंसी है, उसके द्वारा भी लोगों को दुख दूर करने की या कष्ट दूर करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इनको दवाइयों का ज्ञान रहता है,
तो शरीर की भी जो दुर्बलता है, कमजोरी है किसी भी तरह की, या बुढ़ापा है, हाँ, या तो यानी आपके शरीर को भी निरोग बना करके, शरीर को भी स्वस्थ रखने की इनकी क्षमता रहती है, क्योंकि इनको दवाइयों का ज्ञान है। वैद्य शास्त्र है, जब वैद्य शास्त्र है तो सारे तो आपके शरीर को सुंदर और युवा बनाए रखने की इनमें क्षमता होगी, इनको जड़ी बूटियों का, दवाओं का जानकारी होगी। तो किसी भी तरह की बीमारी है वो आपको आपकी दूर करने में सक्षम होते हैं, और आपके शरीर को, आपके चाहे शारीरिक कष्ट हो, पीड़ा हो, या और मानसिक पीड़ा हो, उन सबको दूर करने की क्षमता रखते हैं, और उन सबको दूर करने के लिए हमेशा इनमें बेचैनी बनी रहती है। तो ये शांत चित्त बैठ नहीं जा पाते, क्योंकि दूसरों के लिए हेल्प करना है तो कैसे शांत बैठ करके हेल्प कर सकते हैं। तो अब देखिए, मेष राशि क्या है, चर राशि होती है। अब अश्विनी नक्षत्र भी उसी में पड़ा, तो यानी चर राशि, तो शांत चित्त बैठने की इनकी टेंडेंसी नहीं होती है। अगर मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है तो वही अश्विनी तो ही बता रहे हैं, अश्विनी के ही बारे में बताएं, अश्विनी की ही प्रॉपर्टी बता रहे हैं। तो अगर किसी भी कार्य को अगर मतलब तेजी से आरंभ करने की इनमें क्षमता होती है, यानी पेशेंस नाम की चीज नहीं होती। कोई भी कार्य को जल्दी से जल्दी हमें स्टार्ट कर देना है, उसको पूरा कर लेना है, ये इनका है। इनिशिएटिव लेना है, इनिशिएटिव विचार आया, उसको इनिशिएटिव लेकर के स्टार्ट कर देना है। अब जब बहुत जल्दी इनिशिएटिव ले लेंगे, कई सारे कार्यों में का इनिशिएटिव ले लिया, तो इनके काम जो है, कई बार कुछ कार्य अधूरे भी रह जाते हैं। अब जब कुछ कार्य अधूरे रह जाएंगे, तो वो अधूरे कार्यों को, एक काम पूरा नहीं हो पाया, दूसरा कार्य उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तीसरा स्टार्ट कर दिया, तो जो अधूरे कार्य है तो रहते हैं, वो दूसरे लोगों को इनके अधूरे कार्यों को पूरा करना पड़ जाता है। मतलब अगर किसी की कोई इन जातकों का नेचर क्या होता है कि अगर किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो, तो उसके हेल्प के लिए हमेशा मतलब रेडी रहेंगे कि इसको क्या दिक्कत है, हम कैसे उसकी दिक्कत को दूर करते हैं। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी कार्य में जल्दबाजी भी करते हैं, हाँ, तो जल्दबाजी करने से कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है। तो जल्दबाजी करने में भी क्या है, सोच समझ करके मतलब डिसीजन कोई भी कार्य करने का लेना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो अश्विनी नक्षत्र के लोग हैं, जो क्योंकि इनमें मेष राशि में पड़ती है, मेष राशि क्या है, मंगल उसका स्वामी है, मंगल की ऊर्जा रहती है, तो कभी कभी इनकी ऊर्जा जो है जल्दबाजी में बेकार भी हो जाती है। जल्दबाजी किया, ज्यादा सोचा विचारा नहीं, तुरंत एक्शन ले लिया, कभी कभी एनर्जी इनका बेकार भी हो जाती है। तो इससे बड़ा सोच समझ के इनको निर्णय लेना चाहिए। अब इनका एक और टेंडेंसी होती है, अगर इनको कोई अगर अपनी नॉलेज दे, अपने को मतलब इनको कोई गाइड करे, या अपना विचार थोपना चाहे, ये बताना चाहे, गाइड करना चाहे, तो दूसरे का आदेश या दूसरे का गाइडेंस इनको समझ नहीं आता, क्योंकि ये अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरे की गाइडेंस या बात इनको समझ में नहीं आती। हाँ, तो ये इनको बुरा लगता है। मतलब जैसे होता है ना कि इनका जिद्दी स्वभाव भी होता है। हाँ, अगर कोई मैच्योर्ड पर्सन नहीं है तो उनका जिद्दी स्वभाव भी हो जाता है, हट करना, जिद करना कि नहीं हमें ये करना, जो हम कह रहे हैं वो सही है, बाकी किसी की सुनना नहीं। मतलब किसी की सुनना नहीं, इसका मतलब दूसरा अगर कोई इनको सलाह देगा, राय देगा, सही भी दे, तो वो उनको समझ नहीं आती, वो उसको बुरा मान जाएंगे। तो किसी का अगर इस तरह का हो तो उसके थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, ज़्यादा उस पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए, तो जो सुनेगा नहीं। जैसे कुछ घोड़े होते हैं, अड़ियल स्वभाव के होते हैं, अड़ गए, नहीं बढ़ेंगे, ये है वो, तो उसी तरह जैसे घोड़े से तुलना की गई अश्विनी नक्षत्र, तो उस तरह का भी एक होता है, यानी जिद्दी स्वभाव होता है। लेकिन कुछ और मेष राशि में पड़ता है, तो इनको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, स्वाभिमान की बात करना, ये सारी चीजें भी इनमें पाई जाती है। तो अगर इनमें यही होता है कि कुछ जल्दबाजी काम करते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अब ये जो नेचुरल जोडियाक का पहली साइन में ये पहला नक्षत्र है। हाँ,
तो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर ये सोच विचार कर काम करेंगे और अच्छा करेंगे अपने और भी चीज़ों की क्षमता है इनमें बुद्धि वगैरह है, तो अचीवमेंट या सक्सेस भी इनको अच्छी मिलती है। मतलब अपने क्षेत्र में मतलब काफ़ी मतलब ये सफल कहे जा सकते हैं और काफ़ी सफल कहे जा सकते हैं और सफल होते भी हैं। और इसीलिए ये लोग जो है अपने को जो है दूसरों लोगों से अलग मानते हैं, डिफरेंट मानते हैं कि क्योंकि ये इनिशिएटिव लेते हैं, अपने विचार लगाते हैं। हाँ, आप मतलब दूसरों से अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं और रहती भी है भाई कि इनिशिएटिव लेंगे तो और लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए मतलब रखना चाहते हैं। और इनका जो नेचर होता है काफ़ी मतलब उग्र नहीं होता है, मतलब काफ़ी शालीनता के साथ, जैसे हेल्पफुल जिसकी टेंडेंसी है हेल्प करने की, यहाँ क्या बात आई हेल्प करने की, दूसरे की सहायता करना, तो इनका नेचर काफ़ी शालीनता और विनम्रतापूर्ण होता है। हुँ, और अपना मतलब अपनी तारीफ़ ये खुद करना नहीं पसंद करते हैं। ये लोग खुद अपनी तारीफ़ नहीं करना पसंद करते हैं। ये उनका नेचर नहीं होता कि खुद तारीफ़ करें। ठीक है, अगर आप काबिल हैं तो आप दूसरे लोग करेंगे ही करेंगे। मतलब ये लोग दिखावा नहीं पसंद करते, जो अश्विनी नक्षत्र के लोग हैं, वो दिखावा कहीं से नहीं पसंद करते हैं और इनको दिखावा अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से इनके ये जो नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, काफ़ी सुविधाओं से संपन्न नक्षत्र कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कोई इनको एक्सटर्नल पावर इनको बाहरी रूप में जो है हेल्प कर रही है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनमें पेशेंस की कमी होती है, कभी-कभी डिसिप्लिन की भी कमी आ जाती है क्योंकि मंगल है यहाँ पे मेष राशि में, तो मार्शियन टेंडेंसी होगी और पेशेंस की कमी रहती है। हाँ, लेकिन किसी भी तरह के साहस दिखाने में या उत्साह दिखाने में जो भी इनके पास साधन होंगे पर्याप्त वो पूरे साधन का अपने इस्तेमाल करेंगे और अपने को एक्टिव रखेंगे। मेष राशि क्या है? चर राशि है। अपने को एक्टिव रखने के लिए लोग शांत नहीं बैठ सकते। इनसे कहा जाए कि आपको शांत बैठना है, तो शांत नहीं बैठ सकते। इसलिए इसको जो है एक क्रियाशील नक्षत्र मतलब क्रियाशील मतलब एक्टिव नक्षत्र के से भी जाना जाता है। हुँ, मतलब काम में लगे रहना इस तरह की इनकी टेंडेंसी रहती है। क्योंकि कोई भी हमको कार्य करना है तो उसके लिए कॉम्पिटेंसी भी होनी चाहिए, योग्यता भी होनी चाहिए और उसके साथ-साथ हमारे पास ऊर्जा भी होनी चाहिए। कार्य करने के लिए ऊर्जा भी चाहिए। हुँ, तो वो सारी चीज़ें इनसे जातकों में काम करने की एनर्जी भी होती है और कॉम्पिटेंसी भी होती है और इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी इनकी रहती है। अब अब इसमें क्या है अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। अब अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो मेष राशि में पहला नक्षत्र अश्विनी हो गया, अश्विनी के 4 चरण हो गए। अब 4 चरण में मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में पहला नक्षत्र क्या पड़ेगा? मेष का ही पड़ेगा। यानी अश्विनी नक्षत्र में पहले पद में मेष राशि में 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री तक जो है अश्विनी नक्षत्र में मेष का ही आएगा। हुँ? मतलब पहला चरण जो होगा मेष का ही आएगा। अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र मेष का ही आएगा। मेष का स्वामी क्या होगा? मंगल होता है, यानी वो भी एनर्जी को, ऊर्जा को इंडिकेट करता है। हुँ? अब यहाँ पे एनर्जी ऊर्जा को इंडिकेट करता है, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ अगर अश्विनी नक्षत्र का पहले चरण में की ही बात है, तो जातक में क्या है एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा। भाई मेष की वजह से था और फिर चरण भी अश्विनी नक्षत्र में पहला चरण मेष का पड़ गया, इसका मतलब एनर्जी लेवल उसका और बढ़ चढ़ के हो गया। यानी एनर्जी है, एनर्जी का मतलब साहस, हिम्मत, हाँ, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, उत्साह मतलब हर तरह का तो वो काफ़ी बहुत बढ़ जाएगा। काफ़ी मतलब दूसरों के कंपैरिज़न और ज़्यादा आगे बढ़े हुए दिखेंगे, अगर मेष राशि में पहला चरण अश्विनी में पहला चरण पड़ रहा है तो। यानी काफ़ी एनर्जेटिक होंगे और क्या कहते हैं दृढ़ निश्चय करने वाले और इनिशिएटिव लेने की इनमें क्षमता ज़्यादा होगी।
अब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र क्या है, मूल नक्षत्र भी कहलाता है। अब मूल नक्षत्र होने की वजह से ये अगर पहले चरण में अगर जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए कष्टकारी माना जाता है ना। मूल नक्षत्र भी हो गया, जैसे होते हैं ना 6 नक्षत्र होते हैं गंडमूल के, तो अश्विनी क्या है, मूल नक्षत्र कहलाता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में अगर जन्म हुआ तो पिता के लिए कष्टकारी जाना जाता है। अब बात आई दूसरे चरण की। अब अश्विनी नक्षत्र में दूसरा चरण में अगर किसी का जन्म हुआ, दूसरा चरण का मतलब हो गया 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6:40 तक। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 6:40 तक। अब दूसरा चरण क्या हुआ, वृष का हुआ, वृष का नवांश हुआ, यानी मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र और दूसरा वृष का नवांश हुआ। अब वृष का नवांश क्या होगा, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक हो गया। अब वृष राशि का स्वामी क्या हो गया, शुक्र हो गया, यानी मेष राशि का स्वामी मंगल था तो और वृष राशि का स्वामी यहाँ हो गया शुक्र। तो यहाँ अब शुक्र किसको डिनोट करता है, शुक्र भोग है, विलास है और मेटेरियलिस्टिक होना, भौतिकतावादी होना, यानी साधन संपन्न होना, भोग विलास, लग्जरियस लाइफ बिताना, ये सारी टेंडेंसी, यानी मेटेरियलिस्टिक होना, धन वैभव होना, ज्वेलरी होना, हाँ, ये सारी चीजें इंडिकेट कर गया उसके प्रति, उसके लिए प्रयास करना, या अपनी भौतिकता के क्षेत्र के लिए कि कैसे हम भौतिकता के साधन या भोग विलास से संबंधित साधन या लग्जरियस लाइफ बिताने के साधन हम जुटा सकें, मतलब उसमें अपनी ऊर्जा लगाएगा। यानी मंगल की ऊर्जा भी हो गई और शुक्र की ऊर्जा, मंगल और शुक्र की ऊर्जा, यानी जो मंगल की ऊर्जा होगी वो यहाँ पे अपने भोग विलास के साधनों को या धन वैभव को जुटाने में खर्च होगी। जो ऊर्जा तो है लेकिन वो भोग विलास के साधनों को जुटाने में या अपने को रिलैक्स या लग्जरियस लाइफ बिताने के लिए होगी, यानी ऐश्वर्य प्रधान बनाने के लिए। अब बात आती मतलब चरण चेंज होने से उसका क्वालिटी में वो गुण भी आ जाते हैं। जैसे मेष राशि में अगर मेष का पड़ा था नवाज तो उसकी क्वालिटी और बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे मंगल और शुक्र दोनों की क्वालिटी आती है। अब तीसरा चरण क्या हुआ, 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 तक जो है तीसरा चरण हुआ मेष राशि। अरे महेंद्र जी थोड़ा मिस हो गया। हाँ, अभी आप अश्विनी नक्षत्र के बारे में बता रहे थे, तो अभी ये बीच में ये दूसरी क्या बात आ गई? रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे यूट्यूब पे अपलोड करके। नक्षत्र में 4 चरण होंगे ना। पहला चरण मेष का हुआ, दूसरा चरण होगा अश्विनी में, दूसरा चरण दूसरा नवांश आ जाएगा, वृष का नवांश आ जाएगा दूसरे चरण में। दूसरे चरण में वृष का नवांश आ गया तो जिसका स्वामी शुक्र होता है। शुक्र भोग विलास, भौतिकता को, वैभव को, ऐश्वर्य को रिप्रेजेंट करता है। यानी जातक जो अपनी ऊर्जा लगाएगा भोग विलास, ऐश्वर्य, सुख साधनों को जुटाने के लिए, साधन संपन्न ऐश्वर्यशाली दिखने के लिए अपनी एनर्जी लगाएगा। दूसरे चरण में अगर जन्म होगा। नहीं, पहला चरण तो मेष का आपने कहा। ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, लिंक सबको शेयर कर देंगे, फिर से क्लासेस सुन लीजिएगा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तीसरा पद देखिए आएगा मेष राशि, तीसरा चरण या पद कह लीजिए अश्विनी नक्षत्र में तीसरा चरण आएगा बुध का, यानी मेष वृष मिथुन राशि, यानी मिथुन का नवांश होगा। और मिथुन का नवांश का मतलब हो गया उसका मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध होता है। अब बुध किन चीजों को, अब मंगल की ऊर्जा तो आपके देखिए रहेगी, हाँ, क्योंकि मेष राशि है। अब अश्विनी नक्षत्र का भी रोल रहेगा। अश्विनी नक्षत्र में फिर तीसरा चरण आ गया बुध। अब बुध किस चीजों को डिनोट करता है, बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है और कम्युनिकेशन का है, प्रसन्न चित्त रहने का है, हास परिहास का है, मतलब हंसी मजाक करना, ये चीज़ों को डिनोट करता है। और प्रसन्न रहना कम्युनिकेशन का है। बुध मैथमेटिक्स का प्लैनेट है, बुध अकाउंट्स का प्लैनेट है। और बुध क्या है, मीटिंग करने का प्लैनेट होता है, एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, मीटिंग के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना या नॉलेज देना, जो भी है। तो यहाँ पे अपनी ऊर्जा बुध और जो है इंटेलिजेंट लेवल को भी, यानी बुद्धिमत्ता को भी इंडिकेट करता है। यानी किसी
जिसको इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो कोई चीज़ को अगर एक बार पढ़ेगा जल्दी से उसको समझ में आ जाएगी। तो यानी बुध मतलब तीसरे नाम मिथुन के निवास में होने पे उसका स्वामी हो जाएगा, बुध हो जाएगा। बुध जो है जो बुध की क्वालिटीज़ हैं वो सारी उसमें होंगी, यानी अपनी ऊर्जा जो है वो बुध से संबंधित क्षेत्रों में लगाएगा। यानी क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, मीटिंग है, हाथ प्रयास है, एक दूसरे से बात करना है और किसी विषय को समझना है। हाँ, ये सारी चीज़ों या अकाउंट्स का काम है कि अपनी ऊर्जा जो भी उसको ईश्वर ने ऊर्जा दी है वो ऊर्जा अपनी ऊर्जा इस तरह के कामों में लगाएगा तो उसको ज़्यादा मन लगेगा। जिसके एडवर्स काम होंगे तो उसका उतना मन नहीं लगेगा। जैसे अगर वैश्य का नवास हो जाता है तो उससे रिलेट नहीं करता क्योंकि उसका नेचर ये है बुध का है। अगर मिथुन के नवास में आ गया तो नहीं बुध की से रिलेटेड क्वालिटीज पे अपनी ऊर्जा लगाएगा। अब चौथा पद क्या हो गया, मेष राशि का चौथा चरण जो हो जाएगा वो कर्क का नवांश आएगा। अब कर्क का नवांश आएगा 10 डिग्री, ये हो गया 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट तक। हम लोग भी समझ में आ रहा है, एक मिनट। हाँ, ये बात सबकी समझ में आ रही है, मेरी समझ 10 में तो डिग्री बिल्कुल से नहीं आ लेकर के 13 डिग्री 20 तक चौथा नवांश होगा। अश्विनी चौथा नवांश होगा, चौथा नवांश कर्क का होगा। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में ये चौथा नवांश होगा, कर्क का नवांश। अब कर्क का नवांश का मतलब होगा कर्क के नवांश कर्क का स्वामी होता है चंद्रमा होता है। चंद्रमा किसको इंडिकेट करता है? चंद्रमा इंडिकेट करता है इमोशंस को, संवेदनशीलता को इंडिकेट करता है। चंद्रमा में क्या होता है, किसी भी तरह के स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कत होगी उसको या कोई भी पीड़ा है, स्वास्थ्य से संबंधित पीड़ा है, उसको दूर करने की इनकी क्षमता रहेगी। जैसे अश्विनी नक्षत्र की बेसिक क्वालिटी बताई थी ना, दूसरे के रोगों को दूर करना, तो यहाँ पे स्पेसिफिक अगर चंद्रमा के नवांश में आ गया, कर्क का नवांश आ गया, यानी चंद्रमा उसका स्वामी होता है, तो दूसरों के रोगों को मिटाने के लिए, दूसरों को स्वास्थ्य लाभ कराने के लिए इनकी विशेष क्वालिटी होगी। मतलब किसी को स्वस्थ करने के लिए तो भाई दूसरों को हेल्प करना, यानी उसमें जातक में संवेदनशीलता, इमोशंस, सहानुभूति ये मतलब ज्यादा होगी। चंद्रमा की क्या टेंडेंसी होती है, चंद्रमा मन का स्वामी होता है, तो दूसरों के संवेगों को, दूसरों के भावों को जान लेने की क्षमता होगी कि किसी को क्या दिक्कत है, कष्ट है, मानसिक दिक्कत है या शारीरिक दिक्कत है, उसको कष्ट को दूर करने की क्षमता होगी। और उसको दूर करने के लिए अब जो मंगल की ऊर्जा है या उसके अश्विनी नक्षत्र का हेल्प करने की टेंडेंसी है, इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी, वो सारी अपनी ऊर्जा लगाएगा। ऐसे लोगों महेंद्र जी हमारी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। तो कैसे आएगा फिर? नहीं कैसे आएगा कि आपने जो सबसे शुरू में क्लास ली थी जब नक्षत्र पढ़ाए थे, क्योंकि आप इतनी तेज स्पीड से जा रहे हैं, ये मतलब देखिए जो हमने पता है, पता नहीं मेरे ख्याल से अतुल जी को मालूम है तो अतुल जी समझा दें, क्योंकि कहते हैं जो इनका जो रिलेशनशिप, हमें तो ये पता है कि अश्विनी नक्षत्र। सक्सेना जी बीच में क्या जो है कहीं चले गए थे क्या आप? नहीं मैं चला नहीं गया था, लेकिन मेरे को जो मेरे पास अपने नोट्स हैं उसके हिसाब से अश्विनी नक्षत्र जो है, अश्विनी नक्षत्र के जो चरण है ना, अश्विनी नक्षत्र एक नक्षत्र का ये आपने 13 डिग्री 20 मिनट बताया हुआ है। हाँ, एक नक्षत्र का 13 डिग्री 20 मिनट बताया 20 मिनट है, उसमें 4 चरण हो गए। हाँ 3 डिग्री के, ठीक है। हाँ, तो अभी ये बताइए मेष जो है टोटल राशि वो 30 डिग्री की है। अब और कोई समझा दे तो समझा दे, मैं पूछ रहा हूँ हमारे एग्जैक्ट को, लोगों को नॉलेज है तो। नहीं, लेकिन लोग चुपचाप हैं तो समझ में तो आएगा नहीं। नहीं, मेष राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री में एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, बहुत पहले बताया था, कई बार बताया। 2.25 नक्षत्र में सुनिए, 2.25 नक्षत्र, अब सुन लीजिए मेरी बात में, 2.25 नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट का अश्विनी नक्षत्र होता है, 13 डिग्री 20 मिनट का भरणी होता है और 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, 3 डिग्री 20 मिनट का कृत्तिका होता है। हाँ, कृत्तिका। तो अभी हम अश्विनी नक्षत्र, आप मुझे बताइए अश्विनी नक्षत्र में आप मिथुन में कैसे पहुंच गए? अरे मिथुन में उसका नवांश देखेंगे ना, ये तो पढ़ाया था, कई बार बता चुके हैं, पहले भी बताया था, आपके पास नोट्स में भी होगा। अश्विनी नक्षत्र में 0 से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में जब मेष राशि है, तो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण होंगे, तो मेष राशि में पहला नवांश किसका का होगा? मेष राशि में पहला नवांश मेष का ही होगा।
नक्षत्र है अश्वनी, तो पहला नवांश मेष का होगा जिसका स्वामी मंगल हो गया, और पहला नवांश अश्वनी में ही आएगा। अश्वनी में पहला नवांश मेष का हो गया, 0 से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक, फिर 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 6 डिग्री 40 मिनट तक वृष का नवांश आ गया, फिर उसके बाद मिथुन का नवांश आया। ठीक, अब समझ ठीक गया। है। सक्सेना सर एक बात बताइए, जैसे मेष लग्न है और मेष लग्न जो है हो आपको गया समझ में, अतुल जी समझ में आ हो गया गई हो बात। गया हो गया अतुल जी, हो गया। ठीक ठीक। लेकिन हो गया। मैं मेरी समझ में जहाँ नहीं आता है मैं पूछता हूँ, पर मुझे लगता है बहुत से लोग, अगर मैं आप ही भी क्रॉस सोचे, बहुत से लोग नहीं समझ रहे, लोगों की नहीं ऐसा नहीं है, ये लोगों को समझ आ रहा है। हम लोग की समझ में आ रहा था महेंद्र सर जी, हम लोग की समझ में आ रहा था, इसलिए हम लोग नहीं हाँ। पूछ रहे। ठीक है, बहुत नहीं समझ में आ रहा है। आ रहा है, हम समझ रहे हैं, आ रहा नहीं आ रहा होता तो पूछ लेते आप लोग। हाँ, पूछना चाहिए तुरंत। नहीं पूछना भी चाहिए, और आ भी रहा है, जो नहीं हाँ। आता तो पूछ हाँ, लेते हैं जब लोग। नहीं आता तो इसलिए हाँ, मैंने पूछा। नहीं पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि इन लोगों को ना आ रहा हो चुपचाप सुनना, ऐसा नहीं है। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पे चंद्रमा का ये चौथा नवांश था अश्विनी नक्षत्र में, चंद्रमा का कर्क राशि का नवांश था, यानी उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो यहाँ पे क्या है, अपनी एनर्जी लोगों से भावनात्मक संबंध बनाने में या दूसरों के रोगों को दूर करने में, दूसरे लोगों को मतलब फिजिकली हेल्प करने में, यानी स्वास्थ्य लाभ कराने में, हाँ, इस तरह की इनकी विशेष क्वालिटी होती है, क्योंकि इनका मन से जुड़ा होता है, दूसरे के कष्ट हैं दूर करें, शारीरिक पीड़ा है, इस तरह का इनकी टेंडेंसी रहती है। हेलो, हाँ हैं? हेलो, अब दूसरा नक्षत्र क्या दूसरा नक्षत्र, अब ये तो हो गया अश्विनी नक्षत्र की बात हो गई। अब दूसरा, ये पहले भी हम एक चीज थी, जैसे मान लीजिए चारों आपने ये बता दिए, तो जैसे मान लीजिए इसका कर्क में आ रहा है तो बस उसमें उतना ही आएगा कि सारे के मतलब नक्षत्रों की क्वालिटीज ही थोड़ी थोड़ी आएंगी? नहीं, सारे चरण में पड़ रहा देखिए, अगर सुनिए, अगर कर्क का नवांश आ रहा है तो देखिए मेष राशि है, तो मेष राशि की क्वालिटी होगी उसमें जातक में, ठीक है। अब मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र आया, अश्विनी नक्षत्र की जो क्वालिटी बताई आपकी, इनिशिएटिव लेना, बेसिक क्वालिटी क्या, अश्विनी नक्षत्र की इनिशिएटिव लेना, अरे हमारी क्लास चल रही है, क्लास हम अभी नहीं दूर छोड़ करना, सकते। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की बाधाओं, परेशानियों, कष्टों को दूर करना। अभी तो एक अब क्लास और बाकी है, एक घंटा और इसका लगेगा। तरीका अलग अलग हो जाएगा। अब ये तो अश्विनी नक्षत्र हो गया, उसके देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की जो टेंडेंसी है कि दूसरों के को शारीरिक रूप से जो दिक्कतें हैं वो दूर करना, उनके शरीर में जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करना। तो अश्विनी नक्षत्र की क्वालिटी, उनके देवता की क्वालिटी आ गई। फिर चरण की बात आ गई। अब चरण की जो बात आ गई, उसमें अपनी एनर्जी जो मेष राशि के, वो किस तरह से लगाएगा, उसके करने का तरीका क्या होगा। नवांश में क्या पता चलता है, करने का तरीका क्या होगा। भाई आपको इनिशिएटिव लेना है, अब इनिशिएटिव लेने के 4 लोग इनिशिएटिव लेते हैं, सबके तरीके इनिशिएटिव लेने के अलग अलग होंगे। सबके बात करने के तरीके अलग अलग होंगे। कोई मीटिंग करके इनिशिएटिव लेगा, कोई किसी का कुछ तरीका होगा, कि किसी का होगा कि मतलब ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की टेंडेंसी होगी। कोई अपनी बुद्धिमानी से इनिशिएटिव लेगा, कोई इनिशिएटिव लेने में क्या कहते हैं, इमोशंस का प्रयोग करेगा, लोगों को मिला जुला के चलेगा कि मतलब किसी को दिक्कत ना होने पाए, सबसे विचार मिले, किसी के भावनात्मक रूप से कष्ट ना हो। तो उसका कार्य करने का तरीका, इनिशिएटिव लेने का तरीका क्या होगा। कोई अपनी ऊर्जा लगाएगा मेष राशि की, हाँ, कोई इनिशिएटिव लेगा क्या, धन कमाने के लिए इनिशिएटिव लेगा, कैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, कैसे हमारी लाइफ लग्जरियस बीते, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा के साधन इकट्ठा करें। तो कुछ लोगों की टेंडेंसी ये होगी इनिशिएटिव लेने की। तो ये चारों जो नवांश हैं, उसमें उसका पर्पस क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, वो किस वजह से करेगा, क्या उद्देश्य होगा, तो वो तरीके का पता चलता है अगर आप चरण पे जाएं। बेसिक टेंडेंसी नहीं चेंज होती, बेसिक टेंडेंसी वही होगी, लेकिन अचीवमेंट का या उद्देश्य सबके अलग अलग होंगे, रास्ते अलग अलग होंगे। ठीक है, अब दूसरा नक्षत्र आता है, बता चुके वैसे हम एक बार, क्या हमें लगता है कुछ लोगों ने तो 2 बार भी पढ़ा होगा, एक बार तो करीब करीब सबने पढ़ा ही है। अश्विनी मैंने काफी दिन हो गए इसलिए मैंने रिपीट कर दिया अश्विनी। अब अश्विनी के बाद आती है, हाँ सर एक चीज पूछनी थी। जी बताइए। जैसे ये तो पर्सनैलिटी पे हो गया ज्यादातर,
हाँ। कि अगर लग्न या चंद्रमा का अश्विनी नक्षत्र है और ये चरण है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई और ग्रह जैसे गुरु या शुक्र इसमें है अश्विनी नक्षत्र में, और मतलब कहीं और के स्वामी है, कहीं का भी ले लीजिए जैसे दूसरे घर के हैं, या मतलब तो उस तरह से कैसे ये मॉडिफाई होता है? उस तरह से ये रहेगा कि जो जो सेकंड हाउस जिस भाव के लॉर्ड होंगे, हाँ, जिस भाव के लॉर्ड होंगे उस भाव से जो संबंधित सब्जेक्ट मैटर होंगे उनको प्राप्त करने का तरीका इस तरह का होगा। जैसे सेकंड हाउस धन का भाव होता है, कुटुंब का हाउस होता है, मॉरल वैल्यूज का भाव होता है, तो उसके लिए ये इनका एक्शन होगा कि धन प्राप्त करना है तो इस तरह से करें। या चतुर्थ हाउस में भाव में पड़ रहा है तो सुख प्राप्त करने के लिए हम कैसे करें। मतलब उस देखिए, एक तो हो गया जातक की पर्सनालिटी हो गया, एक हो गया चंद्रमा हो गया, तो ये हो गई उसके नेचर हो गया, बेसिक नेचर। लेकिन अगर हमें उस लग्न के अलावा और डिफरेंट भाव में पड़ रहा है तो उस भाव से संबंधित सब्जेक्ट मैटर प्राप्त करने के लिए इस तरह का तरीका होगा। चौथा हाउस है सुख हमें प्राप्त करना, सुख प्राप्त करने के लिए शारीरिक सुख भी होता है, भौतिक सुख भी होता है, बहुत सारे सुख से संबंधित या माता का भी होता है। तो इन सारे चीजों को प्राप्त करने के लिए वो तरीका इस तरह का अपनाएगा। अब जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र मान लो किसी के 6th हाउस में हो, इसका मतलब उसको अंदर पावर होगी कि वो रोगों से लड़ सके। आपका कहने का मतलब रोगों से लड़ने के लिए, रोगों से निपटाने के लिए किस तरह से वो इनिशिएटिव लेगा। हाँ, ये जब प्रैक्टिकली किसी एग्जाम्पल में करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कैसे अप्लाई हो रहा है। इसके लिए प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी फर्क पड़ेगा कि अश्विनी का, हाँ, बेसिक नेचर उसका लॉर्ड, उसका जो वो है, मतलब हाँ, जैसे कोई हाउस है, दूसरा हाउस है, चौथा हाउस है, उसका लॉर्ड कौन सा है, उसका लॉर्ड कौन सा है, ठीक है। हाँ, उसका लॉर्ड मान लीजिए शुक्र, अश्विनी का लॉर्ड कौन शुक्र है ना। मेष राशि मान लिया चौथे भाव में पड़ रही है। हाँ, अब चौथे भाव में मेष राशि पड़ रही है तो अब उसमें क्या आ रहा है, तो उसमें प्रैक्टिकली जब ऐसा करके देखेंगे तो उसमें पता चलेगा। लेकिन तरीका, बेसिक तरीका यही रहेगा, उस हाउस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर होंगे उसका प्राप्त करने का या उसमें संघर्ष करने का, हाँ, या उस तरीका यही होगा। इसी में करके देखा जाएगा तो आपको क्लियर होगा। डिफरेंट हाउस में डिफरेंट ये सब नक्षत्र पढ़ते रहते हैं। हाँ, एक चीज और पूछनी थी। हाँ, बताइए। जैसे मेष राशि है, किसी की मेष लग्न है, हाँ, तो उसका स्वामी हो गया मंगल, तो वो उसके लिए शुभ ग्रह हो गया। हाँ, हाँ। अब अश्विनी नक्षत्र है तो क्या केतु भी उसी तरह से लॉर्ड की तरह होगा, वो भी शुभ माना जाएगा? नहीं, मेष राशि हो गई, किसी लग्न है, अब उसका स्वामी हो गया केतु। अब केतु उसका स्वामी हो गया, एक हो गया स्वामी हो गया और एक हो गया देवता। अब केतु कहाँ पे बैठा है हम ये देखेंगे। केतु किसका स्वामी हो गया? अश्विनी का स्वामी हो गया ना। नक्षत्र का स्वामी ग्रह केतु हो गया ना, और देवता अश्विनी कुमार हो गए। दो चीजें होती हैं, देवता होता है, स्वामी होता है, और राशि होता है, राशि का लॉर्ड होता है। तो तीन चीजें हो गई। तो अब जैसे अश्विनी मतलब मेष राशि पड़ रही है, अश्विनी नक्षत्र पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी हो गया केतु। अब जैसे नक्षत्र देखते हैं, नक्षत्र का लॉर्ड देखते हैं। अब नक्षत्र का लॉर्ड देखते हैं तो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे गया है, किस राशि में गया है। तो जहाँ पे गया होगा, जिस राशि में गया होगा, अगर फेवरेबल जगह पे बैठा है, फेवरेबल ग्रहों की दृष्टि है, तो उसमें वो ऐड करेगा। और अगर फेवरेबल जगह नहीं है, 6, 8, 12 में, या कहीं पापी ग्रहों की दृष्टि है, अनुकूलता नहीं है, तो वो जो है उसमें संघर्ष या दिक्कतें या संघर्ष बढ़ जाएगा। मतलब उसे लग्नेश की तरह ही ट्रीट करेंगे। हाँ, लग्नेश को ट्रीट करते हैं उसी तरह। बिल्कुल लग्नेश की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो भाई लग्न का लॉर्ड हो गया मंगल हो गया, और उसका नक्षत्र का लॉर्ड हो गया अश्विनी नक्षत्र हो गया, अश्विनी का जो है केतु हो गया उसका। अब केतु कहाँ बैठा है, अब उसका नवांश भी देखते हैं कि वो मतलब नवांश में कहाँ गया। जो अब मेष राशि का स्वामी मंगल है, अब मंगल को हम देखेंगे नवांश में भी कहाँ पे गया। नवांश में भी देखेंगे कि उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, निगेटिव एनर्जी मिल रही है, कैसे मित्र के नवांश में या शत्रु के नवांश में है, या 6, 8, 12 में है, या 1, 5, 9 में।
ये सारी जितनी पॉजिटिविटी होगी उतनी पॉजिटिविटी आएगी। जहाँ जहाँ थोड़ी निगेटिविटी आती जाएगी वो कम आती है कि 100% यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिल पाती। कहीं नमाज में गड़बड़ हो गया, कहीं नक्षत्र में गड़बड़ हो गया, कहीं उसका लाड जो है निगेटिव चला गया। जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होंगी उतनी पॉजिटिविटी मिलेगी। नहीं, एक अगर दोनों में से मतलब जैसे एक तो हुआ लॉर्ड उसका, जैसे इन्होंने भी कहा मेष है, मेष का लॉर्ड हुआ, हाँ, मंगल हो गया, मेष का लॉर्ड हुआ मंगल, हाँ, वो तो वैसा मंगल लॉर्ड हो गया। और उधर अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु हुआ, हाँ, उसका अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड केतु हो तो गया। इन दोनों में से कौन डोमिनेट करता, मतलब कौन डोमिनेट? जो ज्यादा अच्छी जगह बैठा होगा, हाँ। शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, वो डोमिनेट करेगा। जो कम अच्छी जगह होगा या पाप के भाव में होगा वो कम मतलब उसका इफेक्ट नेगेटिव में ज्यादा होगा। जो शुभ प्रभाव में होगा उसका इफेक्ट शुभ होगा। अगर मंगल शुभ प्रभाव में है, लग्न में ही मान लिया मंगल बैठ गया तो मंगल ज्यादा प्रभावशाली हो गया। और केतु उसका नक्षत्र स्वामी अश्विनी नक्षत्र उसका स्वामी जो है केतु नेगेटिव हाउसेस में बैठ गया तो थोड़ी बहुत नेगेटिव कमी आ जाएगी। हाँ, लेकिन मेरा मतलब अगर दोनों को मतलब इसके 50 नंबर उसके 50 नंबर तो इसके 60 माने जाएंगे, उसके 40, या दोनों के 50-50 माइनस जीरो हो जाएगा। जिसके ज्यादा होंगे सारी चीजें देखेंगे, आपको देखने से लग जाएगा। देखिए एग्जैक्ट नहीं निकल पाता, ये आपको मेंटली देखना पड़ेगा। लग्नेश को ज्यादा पावरफुल मानते हैं नॉर्मली। हाँ, लग्नेश पावरफुल होता ही है नॉर्मली। के लग्नेश तो पावरफुल होता है, नक्षत्रेश को तो इतना नहीं मानते शायद। हाँ, लग्नेश पावरफुल होता है। लग्नेश को केंद्र और त्रिकोण दोनों का दर्जा प्राप्त है, इसलिए लग्न तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब लग्न जितनी ज्यादा पावरफुल होगी, जितनी ज्यादा पावरफुल होगी उतनी आप में लाइफ में अनुकूलता मिलेगी या जीवन में संघर्ष करने की क्षमता होगी। अब लग्न वीक हो गई, शारीरिक रूप से वीक हो गए तो आदमी क्या संघर्ष कर पाएगा? भले ही विचार हो, इच्छाएं हो, वो अलग चीज है। लग्न तो पावरफुल या अच्छा होना ही। जितनी पावरफुल होगी लाइफ में संघर्ष कम होंगे, पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, एनर्जी अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये है नक्षत्र। मंकुर जी आपका क्लियर हुआ? ये बताओ, आपने पूछा। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। लेकिन जैसे गुरुजी कहते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड इज मोर पावरफुल देन हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। बिल्कुल हिसाब से फिर बिल्कुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल नक्षत्र लॉर्ड इज मोर पावरफुल। अगर मंगल के साथ बैठा है तो उसमें कुछ क्वालिटीज आ जाएंगी ना, नहीं कुछ और ऐड हो जाएंगी। मंगल की प्रॉपर्टी में कुछ में भी आता है, कुछ क्वालिटीज होती हैं। आप कुछ होता है, लेकिन केतु का स्वामी उसका अश्विनी का स्वामी हो गया केतु। नक्षत्र लॉर्ड तो ज्यादा पावरफुल होता ही है, वो लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल नक्षत्र लॉर्ड होगा। अगर नक्षत्र लॉर्ड मान लिया लग्न का लॉर्ड अगर अच्छी जगह नहीं बैठा है या पापी ग्रहों की दृष्टि है या युति है, लेकिन नक्षत्र लॉर्ड की पोजीशन अच्छी हो गई तो सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अच्छा हो जाएगा। सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो अच्छा हो जाएगा। इसी तरह लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में होता है। लग्न कुंडली में मान लिया कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, हाँ, तो देखने में लगेगा कि लग्न नवांश में उच्च का बैठा है, इसका मतलब बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब आप उसको नवांश कुंडली में देखा कि वही ग्रह नीच का हो गया तो वो जो उच्च राशि में उच्चता दिख रही थी वो उच्च के रिजल्ट नहीं देगा, वो नीच वाले रिजल्ट ही देगा। और लग्न कुंडली मान लिया नीच का है, उधर नवांश कुंडली में उच्च का हो गया तो देखने में लगेगा कि यह बेकार हो गया, सब हो गया। लेकिन अगर आपने नवांश कुंडली देखी उच्च का होगा तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना वो चीज पावरफुल होती जाएगी। भाई राशि हो गई, उसका स्वामी हो गया, उससे सूक्ष्म आप 13 डिग्री 20 मिनट पे आए, 13 डिग्री 20 मिनट में आ गया, उसका स्वामी देखा तो वो सूक्ष्म हो गया। उसके बाद उसका चरण का हो गया कि किस चरण में है तो चरण और सूक्ष्म हो गया, तो और सूक्ष्म चले गए तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो जितना सूक्ष्म जाएगा उतना पावरफुल। जैसे ईयर होता है, ईयर बड़ा हो गया, फिर मंथ आया, फिर वीक आया, फिर डे आया, डे में फिर आप लग्न देखते हैं कि कौन सी लग्न है पैसे कुंडली में, तो लग्न ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसी तरह जितना सूक्ष्म होता जाएगा, सूक्ष्म वाली चीज अगर आपकी फेवरेबल है तो रिजल्ट फेवरेबल मिलने की स्थिति बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया? मतलब इसलिए नक्षत्र को देखना, राशि लॉर्ड के साथ साथ नक्षत्र के लॉर्ड को देखना भी बहुत जरूरी है। नक्षत्र लॉर्ड ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नवांश की स्थिति ही इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये अश्विनी नक्षत्र की बात आई। अश्विनी नक्षत्र में किसी को कुछ पूछना है, कुछ